जिस समय पर विमान की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय पर तटपड़े जी ने विमान शिल्प है उसके ऊपर कार्य किया। उनको कल्पना आई कहाँ से? के एक आर्ट टीचर थे, हम्म, पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी। तो जो तलपदे जी बताते हैं कि जब वो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तो पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी अपने विषय के अतिरिक्त जो है हमारे प्राचीन शास्त्र वेद आदि में जो हमारी विद्याएं हैं उस विषय को विद्यार्थियों को बताते और उन्हें प्रेरित करते। ये जो प्रयोग उन्होंने किया, जी, क्या उसमें वो विमान कुछ हद तक उड़ पाया था या? यदि हम सही बताएं तो विमान उड़ा था कि नहीं, जो 1895 की घटना को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि 1500 फीट तक उड़ा था, लेकिन ऐसा कोई भी प्रामाणिक जानकारी अभी तक मिली नहीं। जो रिसर्च जो पंडित सुब्राय शास्त्री जी के साथ मिल करके चल रहा था वो ऑनगोइंग रिसर्च था, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं लेख या पुस्तक, और उनका आकस्मिक मतलब सडन उनका जो है डेथ हो गया, तो उनके जो कार्य थे वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए। कि उन्होंने जो विमान का प्रयोग किया था वो 1915 से 17 के बीच में किया था, लेकिन जो समाज में प्रचलित है वो 1895 का प्रयोग है। तो इसमें सच्चाई क्या है? जब भी हम विमान विद्या की बात करते हैं तो 90% से भी ज़्यादा लोग वो राइट ब्रदर्स को ज़्यादा जानते हैं और तटपड़े जी के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो ऐसा बोलना ठीक है कि राइट ब्रदर्स ने जो कार्य तटपड़े जी ने किया था उसका क्रेडिट चुरा लिया? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज के एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है विजय प्रसाद उपाध्याय जी। विजय प्रसाद उपाध्याय जी ने 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अब संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ तड़पड़े जी पर उनका बहुत गहन अध्ययन है और आज के इस पॉडकास्ट में हम विमान शास्त्र, तड़पड़े जी और उनके जीवन चरित्र के बारे में बात करेंगे। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत वार्तालाप स्टूडियोज पर समय देने के लिए। धन्यवाद, सभी को नमस्ते। विजय जी, मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो तड़पड़े जी हैं उनके विषय में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई? जी, मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत सी जो बाल पत्रिकाएं हैं वो पढ़ता था। तो एक पत्रिका चंदा मामा जो है वो मुझे पढ़ने को मिला। तो उस पत्रिका में मुंबई महानगर के बारे में लिखा हुआ था, एक लेख था मीरा नायर जी का, भारतीय विद्या भवन की वो थी। तो वहाँ पे मैंने एक वाक्य पढ़ा कि मुंबई में जो चौपाटी है उस चौपाटी में लगभग 100 वर्ष पूर्व एक वैदिक पंडित शिवकर बापूजी तलपदे जी ने अपने उद्भावित एक विमान का प्रयोग किए थे, ऐसा कहा जाता है। जी। तो वो मेरे मस्तिष्क में बैठ गया था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा प्रकाशित एक बाल पत्रिका जो पाक्षिक रूप से प्रकाशित होती थी, बालहंस, तो वहाँ पे एक स्वतंत्र लेख मुझे एक विद्वान का मिला। तो मैंने जब इन दोनों लेखों को मिलान किया तो मुझे पता चला कि ये तो वही व्यक्ति के बारे में ही है जिसमें मैंने चंदा मामा पत्रिका में पढ़ा है। तो मेरे मन में उत्कंठा हुई। फिर विद्यार्थी जीवन में ही मेरे जो साइंस टीचर थे उन्होंने मुझे एक विमान का मॉडल साइंस एग्जीबिशंस में प्रदर्शित करने के लिए बना करके दिया। जी। और मैंने साइंस एग्जीबिशंस में सामान्य जो विमान उड़ने का जो सिद्धांत है एक विद्यार्थी के रूप में वहाँ प्रदर्शित किया। बहुत से लोग वहाँ पे प्रदर्शनी में आते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया। तो इस प्रकार से विमान विद्या के प्रति विद्यार्थी जीवन में मेरी एक रुचि थी और इस रुचि को लेते हुए मैं आगे बढ़ा। और तलपदे जी के बारे में मुझे अन्य पत्र पत्रिकाओं से भी थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली और मेरी इस विषय में जानने की उत्कंठा और जिज्ञासा बहुत प्रबल थी और मैं आगे इस विषय को अध्ययन करने के लिए फिर भारतीय वायुसेना में योगदान दिया और 20 वर्ष वहाँ पे सेवा किया। इस काल में मैंने फिर गहराई से और जो कार्य तलपदे जी के ऊपर किए गए हैं उन सबको अध्ययन किया, विद्वानों से मिला और इस प्रकार से मैं तलपदे जी के कार्यों को समझ पाया। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर रहा भारतीय वायुसेना के साथ में, तो ये माना जा सकता है कि कहीं बचपन में ही आप तटपड़े जी से इतना प्रभावित हो गए थे कि वायु जो विमान शास्त्र है उसको समझने के लिए और गहन तरीके से आपने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपने उसको ज्वाइन किया। जी और उसके बाद में आपने क्या कार्य किया तटपड़े जी के बारे में? जी
तलपदे जी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उसमें दो विषय था। एक विषय था तलपदे जी और एक विषय था विमान शास्त्र। तो विमान शास्त्र के ऊपर भी महर्षि भरद्वाज जी का जो विमान शास्त्र मिलता है वो प्रकाशित था। तो मैंने वो पुस्तकें दिल्ली से मंगाई जब मैं विद्यार्थी जीवन में था और उसे भी मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। तलपदे जी के बारे में भी पत्र पत्रिकाओं में मुझे और जो जानकारियाँ मिली, फिर मैं विद्यार्थी जीवन में विद्वानों से पत्राचार किया और इस विषय के ऊपर जो मेरी मतलब जिज्ञासा थी या कुछ कुछ जो शंकाएं थी वो मैंने चर्चा किया। तो विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार से मैंने एक पृष्ठभूमि मेरी मतलब इस विषय में हुई और जैसे मैं फिर आगे कॉलेज में अध्ययन किया तो और इसमें थोड़ी गहराई से मैंने फिर प्रवेश किया। फिर मैं भारतीय वायुसेना में जब आया तो मुझे अलग अलग प्रांतों में जाने का अवसर मिला और फिर उस समय तक जो है हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी आ गई थी जी। तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से फिर विद्वानों से संपर्क करके फिर एकत्रित करना मैंने प्रारंभ किया। क्या एकत्रित करना? जो तलपड़े जी का कार्य था उसे एकत्रित करना आपने प्रारंभ किया? जी, तलपदे जी का कार्य जो समाज में टुकड़े टुकड़े रूप में मुझे मिला था तो मैंने उन सबको संकलित किया और फिर संकलित करने के प्रक्रिया में मुझे तलपदे जी की जो है मैं और मेरे साथी मित्र और गुरुजनों के मार्गदर्शन से फिर तलपदे जी ने जो कार्य किया था जी। उनके कार्य, उनके द्वारा संपादित पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें एवं उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो थी, इन तीनों विषयों को फिर इसके ऊपर एक्सटेंसिवली जो है हमने सर्च किया और विशेष रूप से महाराष्ट्र से और गुजरात से और कुछ जो है दिल्ली से और गुरुकुल कांगड़ी के लाइब्रेरी से जो है तलपदे जी के बारे में सामग्रियां हमें मिली। फिर तलपदे जी का एक विशालकाय जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व से मुझे परिचय मतलब में हुआ पहली बार और मैंने देखा कि तलपदे जी के ऊपर जो हमारे वर्तमान समाज में या जिन गुरुजनों ने लिखा था और मुझे पढ़ने का जो अवसर मिला था वो एक मतलब आंशिक रूप से एक विषय मतलब एक भाग को ही वो प्रस्तुत किया। लेकिन जब मैंने देखा कि तलपदे जी का जो कंप्लीट यदि हमें व्यक्तित्व जानना है तो हमें 3 आयामों में काम करना होगा। जी। पहला आयाम था कि तलपदे जी पाठारे प्रभु समाज से मतलब बिलोंग करते थे। तो पाठारे प्रभु समाज में तलपदे जी के बारे में सामग्रियाँ मुझे मिली। जी। दूसरा विषय था कि तलपदे जी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के विद्यार्थी थे और विद्यार्थी के बाद वो पास आउट होकर के वहाँ पे एज ए टीचर भी उन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाया। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है 1857 में उसकी स्थापना की गई थी। तो आप देखिए बहुत पुरानी संस्था है। उस संस्था के इतिहास को भी मैंने खंगाला तो मुझे वहाँ से भी बहुत सी प्रामाणिक जानकारियाँ मिली। और तीसरा विषय था कि तलपदे जी जो है मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेद विद्या की जो हमारी पुरानी ऋषियों की जो परंपरा थी उसे पुनर्जीवित किया और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए मार्ग पे आगे कार्य किया। उनके कई पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन भी किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं और जो आर्य समाज हैं तो आर्य समाज के माध्यम से भी मुझे तलपदे जी के बारे में बहुत सी जो है सामग्रियाँ मिली। तो इस प्रकार से मैंने 3 आयामों में काम किया। बाकी विद्वानों को मैंने जैसे देखा जिनको मैंने पढ़ा तो उन्होंने केवल आर्य समाजी हैं तो आर्य समाजी दृष्टि से जो तलपदे जी का कार्य था उन्होंने वो देखा। जो पाठारे प्रभु समाज के इतिहासकार थे उन्होंने पाठारे प्रभु समाज के दृष्टि से जो सामग्रियां उनको मिली उन्होंने उनका चरित्र लिखा। और जे स्कूल ऑफ आर्ट के माध्यम से यदि हम कला क्षेत्र में देखें तो तलपदे जी का कोई जीवन चरित्र या उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो मुझे विशेष मिला नहीं। लेकिन जो आर्ट के हिस्टोरियन हैं मुंबई के प्रसिद्ध विद्वान और विदुषी, मैंने उनसे चर्चा की और उन्हें ये सब प्रमाण दिए तो वो भी आश्चर्य हुए कि ये हमने कैसे मिस किया कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर इतना हमने काम किया और आर्ट हिस्टोरियंस के ऊपर, आर्ट हिस्टोरियन के नाते उन्होंने कई ऐसे प्रसिद्ध चित्रकारों के ऊपर काम किया लेकिन तलपदे जी को उन्होंने मिस किया। तो उन्होंने भी ये रियलाइज किया। जी। और जब आप ये सारा रिसर्च कर रहे थे और ये जितना भी कार्य तलपड़े जी ने किया था उसको आप संकलित कर रहे थे या फिर इकट्ठा कर रहे थे, संग्रह कर रहे थे, तो ये जनरली किस भाषा में अवेलेबल था? क्योंकि वो तो महाराष्ट्र से आते थे। जी। तो क्या ये जो कार्य था उनका वो मराठी में अवेलेबल था या दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल था?
तलपदे जी के जीवनी के ऊपर जो काम हुआ है वो मराठी में, हिंदी में और कुछ इंग्लिश में, जैसे इंटरनेट वगैरह पे मिलता है, वो है। तो ये 3 भाषाओं में थे। और तलपदे जी ने जो काम किया है, जो उनके द्वारा संपादित और उनके द्वारा लिखित और उनके द्वारा जो प्रकाशित साहित्य हैं, वो मुख्यतः हमें मराठी में उनकी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ हिंदी में हैं और कुछ गुजराती में हैं। तो उन्होंने इन 3 भाषाओं के ऊपर जो है साहित्य का मतलब सृजन किया या संपादन किया और लिखा भी है। तो इन 3 भाषाओं से मतलब से हमें जो है जुड़ा हुआ साहित्य मिला है। तो आपने कहा कि अगर खुद तड़पड़े जी के कार्य की बात की जाए तो जनरली वो अवेलेबल है मराठी भाषा में। तो इसको डिकोड करने में या उसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आई, क्योंकि शायद मराठी आपकी भाषा नहीं है? जी, तलपदे जी ने जैसे जो पुस्तकें लिखी हैं, जी। उनकी खुद की जो मौलिक पुस्तकें हैं, उसमें सबसे पहले 1907 में उनकी लिखी पुस्तक है मराठी भाषा में, प्राचीन विमान कलेचा शोध। जी। तो प्राचीन विमान कला की शोध के नाम से ये पुस्तक है। ये पुस्तक हमें मराठी ग्रंथ संग्रहालय जो है दादर मुंबई में, वहाँ से मिले और कुछ भाग जो है पुणे मराठी ग्रंथालय से मिले। तो मराठी और जो भाषा है वो हिंदी के जैसे देवनागरी लिपि में है, तो पढ़ने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने इस ग्रंथ को गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक और पूर्व प्राचार्य रिटायर्ड प्रिंसिपल, जो उनका नाम है आचार्य वेद कुमार वेदालंकार जी हैं, जी। उनसे मैंने ये मराठी से हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। और गुजराती पुस्तक एक उनकी अंतिम पुस्तक है, गुरु मंत्र महिमा। जी। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो एक ही प्रांत थे जो अंग्रेजों का समय था। तो 1915 में ये पुस्तक ये मुंबई से प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक का अनुवाद प्राध्यापक डॉक्टर कुशल ये कमलेश कुमार चौकसी जी जो हैं, जो गुजरात विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और पूर्व डीन रहे हैं, उन्होंने इसे गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया है। तो इस प्रकार जो मराठी और गुजराती पुस्तकें थी उसके अनुवाद जो है मुझे हिंदी में, और मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी विद्वानों से कराया। तो मुझे अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिले और मैंने मराठी भाषा का भी थोड़ा अभ्यास किया। और तलपदे जी के अतिरिक्त हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में और एक विद्वान भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हुए हैं, कृष्णा जी विनायक वझे। तो उन्होंने भी जो साहित्य लिखे हैं वो मुख्य रूप से मराठी में है, तो उनके साहित्यों का भी मैंने अध्ययन किया। तो मुझे मराठी भी एक सीमा तक समझ में आई और मैं फिर इस दिशा में आगे बढ़ा। जी। अब जिस समय पर विमान की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय पर तड़पड़े जी ने विमान जो शिल्प है उसके ऊपर कार्य किया। तो ये उनको कल्पना आई कहाँ से, या इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से आई उनको कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है या वैदिक विज्ञान है उसके अंदर इस तरीके की कलाएं भी हैं? जी, तलपदे जी जे स्कूल ऑफ आर्ट के वहाँ पे विद्यार्थी थे और उस समय जो है उनके एक आर्ट टीचर थे, पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी। जी। तो जो तलपदे जी बताते हैं कि जब वो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे तो पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी अपने विषय के अतिरिक्त जो है वो हमारे प्राचीन शास्त्र वेद आदि में जो हमारी विद्याएं हैं उस विषय को विद्यार्थियों को बताते और उन्हें प्रेरित करते। जी। तो प्राथमिक जो स्तर पे जो है वो तलपदे जी को यह जानकारी उनके आर्ट टीचर और उनके गुरु पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी से मिली। पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वैदिक विचारधारा से प्रेरित थे और उस दिशा में वो कार्य भी करते थे। जब उनको ये जानकारी मिली अपने गुरु पंडित चिरंजी लाल वर्मा जी से, तब तलपदे जी ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो कार्य हैं, वेद विषयक कार्य हैं, उसका अध्ययन प्रारंभ किया। और फिर वो अपने कला के वो टीचर थे, उसके साथ ही वो वैदिक अध्ययन भी फिर उन्होंने प्रारंभ किया और वो इस विषय के अध्ययन पहले प्रारंभ किया और फिर आगे कार्य किए हैं। आपने बताया कि तड़पड़े जी को जो प्रेरणा मिली विमान विद्या को और अधिक अच्छे तरीके से जानने की, या उनको प्रेरणा मिली कि उसके बारे में वो रिसर्च करें या लोगों को बताएं उसके बारे में, तो 2 लोगों का मुख्यतः आपने जिक्र किया है इसमें। एक तो जो उनके आर्ट टीचर रहे थे उनका, और दूसरे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। सो महर्षि दयानंद की क्या भूमिका थी इसमें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए।
जी, वास्तव में मूल जो भूमिका जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही थी। वो भूमिका कैसी थी कि उसे हमें थोड़ा विस्तार से समझना होगा। उस समय की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि अंग्रेजों का शासन था। पहला स्वाधीनता आंदोलन जो 1857 की जो क्रांति थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों का शासन पहले कंपनी रूल था, फिर सीधा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से उनका प्रत्यक्ष शासन भारत में रहा। और पहला जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन के बाद जो है एक पुनर्जागरण का काल हमारे समाज में दिखाई देता है। ऐसे बहुत से विद्वान महात्माएं और संस्थाएं आई और उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं और जो गलत परंपराएं हैं उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाया और समाज सुधार का कार्य किया। इस क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ा जो कार्य किया वो ये था कि उन्होंने जो हमारी भारत की जो ज्ञान जो संपदा थी और उस ज्ञान संपदा की जो एक परंपरा थी जो महाभारत काल तक जो है हमारे भारत में एकदम विस्तृत रूप से वो मतलब प्रवाहित होती रही, और महाभारत युद्ध के बाद और कई कारणों के कारण वो धीरे धीरे क्षीण होती गई और परवर्ती समय में उसका लाभ लेते हुए जैसे हम आंतरिक रूप से कमज़ोर हुए तो विदेशी आक्रांताएं आए और भारत में उन्होंने आक्रमण किया, हमारी ज्ञान परंपरा को और उन्होंने क्षीण किया। आपको पता ही होगा कि कई हमारे जो विद्या के केंद्र हैं, देवालय हैं, पुस्तकालय हैं, उसे नष्ट किया गया और 800 वर्ष तक जो है इस्लामीकरण का एक जो है क्रम जो है एक बड़े भूभाग में भारत में चला। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने अपना कॉलोनी बसाया, भारत को एक कॉलोनी बनाया और उन्होंने भी शिक्षा के माध्यम से कॉलोनाइजेशन किया। तो हमारा जो पतन का काल जो प्रारंभ हुआ जिसे हम महाभारत काल के बाद का हम मान सकते हैं, और ड्रेस्टिकली जो हमारा पतन इस्लामीकरण और कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में हुआ, लगभग 5000 वर्ष तक का ये एक हमारा पतन का काल था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो उदय उस समय में हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो हमारी मूल जो ज्ञान संपदा थी उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। कैसे पुनर्जीवित किया कि उन्हें उनकी मतलब जिज्ञासा कहिए या उनका मतलब साधना कहिए, उनके मन में जो शंकाएं उत्पन्न हुई तो फाइनली जो उनके गुरु थे उन्होंने उसको निराकरण करके उन्होंने हमारी ऋषियों की जो प्राचीन पद्धति थी अध्ययन अध्यापन की, उसके माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ऋषियों के ग्रंथ पढ़ाए। और फिर उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों की जो हमारी जो परंपरा थी, जो वेद आधारित जो हमारी ज्ञान संपदा थी, जिसे हम 4 वेद संहिताएं और उसकी कई शाखाएं हुआ करती थी, उसके व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण थे, उसके 6 अंग थे, 6 अंग थे, 6 उसके जो है उप अंग थे और 4 उपवेद थे। तो इन सब ग्रंथों को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पढ़ा और उन्होंने जाना कि ये जो परंपरा हमारी थी ये एक समय में फुल फ्लेज चल रही थी, लेकिन विभिन्न कारणों से ये धीरे धीरे लुप्त होती गई। तो उन्होंने जो वेद आधारित जो हमारी ज्ञान संपदा थी और उसकी जो परंपरा हमारे ऋषियों ने आचार्यों ने जो स्थापित किया था उसे पुनर्जीवित किया और उन्होंने आह्वान किया कि अपने मूल की ओर जाओ, और मूल हमारा वेद है तो वेदों की ओर लौटो, उन्होंने बताया। और वेद विद्या जिसे हम कहते हैं, अर्थात वेद का जो यथार्थ स्वरूप है, तो प्राचीन ऋषियों की जो वेद भाष्य करने की जो पद्धति थी उसे उन्होंने पुनर्जीवित किया और वेदों में जो आध्यात्मिक और भौतिक विद्याएं बीज रूप में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के रूप में जो दी गई है उस विषय को उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया। और आपको पता ही होगा कि उन्होंने जो है समाज को एकत्रित करने के लिए जो है संगठन भी बनाया आर्य समाज के नाम से, और उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनके आकस्मिक स्वर्गवास के कारण ये कार्य अधूरा रह गया था। तो तलपदे जी को यह जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो ये आधारभूत कार्य थी इसका परिचय उनके गुरु के माध्यम से लगा, और वो आर्ट के विद्यार्थी थे तो विमान के विषय में उनके हृदय में जो है प्रबल उत्कंठा हुई और उस विषय को फोकस करते हुए उन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अध्ययन करना प्रारंभ किया। और केवल विमान विद्या को लेकर के नहीं, जो हमारी वेदार्थ करने की जो ऋषियों की पद्धति थी उसके ऊपर भी उन्होंने कार्य किया है। और उसके साथ केवल ये जो विमान विद्या ये हमारे फिजिकल साइंसेस या इंजीनियरिंग का विषय है, इसमें नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अध्यात्म विद्या के ऊपर भी उन्होंने कार्य किया। तो वो मैं आपको बताऊंगा।
तो इस प्रकार से तलपदे जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए विमान विद्या विषय को जो है प्रस्तुत करने का एक प्रयास बहुत पहले प्रारंभ किया। जी। सबसे पहले उन्होंने ही प्रस्तुत किया। और एक चीज़ ये भी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक प्रसिद्ध व्याख्यान श्रृंखला पुणे में हुआ था, तो उसमें उन्होंने विमान विद्या के बारे में भी बताया है कि कैसे हमारे भारत में विमान थे और कैसे उसका उपयोग एक सामान्य व्यक्ति भी कर पाता था। जी। तो ये सब चीज़ जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया और अपने वेद भाष्यों में और बाकी उनके जो साहित्य में प्रस्तुत किया। इन सब को आधार करके तलपदी जी ने अपना अध्ययन और शोध कार्य प्रारंभ किया। आपने बताया कि विमान विद्या को और अधिक गहराई से जानने के लिए कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रेरणा स्रोत रहे तड़पड़े जी के। तो इस श्रृंखला में कभी उनका फिजिकली मिलना भी हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती से, और उनका खुद का कार्य क्या था, खुद का शोध क्या था विमान विद्या को लेकर के? जी, पंडित तलपदे जी मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों के ऊपर कार्य किया है, जिसमें कि उनकी वेद भाष्य जो हैं, सबसे पहले उनकी एक पुस्तक है वेदों का नमूना भाष्य, उसके बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसके बाद यजुर्वेद का पूरा भाष्य और ऋग्वेद का आंशिक भाष्य जो उपलब्ध है, इनका अध्ययन तलपदे जी ने किया। इसके साथ सत्यार्थ प्रकाश में भी अपने वेद विद्याओं के ऊपर और पूरे समग्रता से भारतीय संस्कृति के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। इन सब का अध्ययन करते हुए तलपदे जी इस मार्ग पे आगे बढ़े। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का स्वर्गवास हुआ था 1883 में, उस समय उनकी आयु लगभग 19 वर्ष की थी। वो प्रत्यक्ष मिले हैं कि नहीं यह तो प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उनका जो कार्य का जो आधार है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेद भाष्य करने की जो प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित किया और उसके अनुसार जो वेदार्थ किया है, उस वेदार्थ पद्धति का अनुसरण करते हुए तलपदे जी ने अपना शोध किया। तलपदे जी का जो शोध है वो हम मुख्य रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। उनकी जब हम पूरी जीवन चरित्र को देखते हैं तो हम उनके कार्यों को 2 भाग में बांट सकेंगे। कैसे कि सबसे पहले उन्होंने वेद आधारित विमान विद्या विषयक जितने भी संदर्भ हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं उसको उन्होंने अध्ययन किया, और उसको अध्ययन करते हुए उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले तो अपना रिसर्च आर्टिकल एक उन्होंने लिखा जो उस समय में 1890 के दशक में प्रकाशित हुआ था। फिर उन्होंने इस रिसर्च आर्टिकल को लिखने के बाद जो है एक प्रयोगशाला की स्थापना की जो 1893 में उन्होंने मुंबई में किया था, और उसके बाद उन्होंने एक विमान का एक मॉडल बनाया था। इस कार्य में उनके शिष्य और उनके मित्र भी हम कह सकते हैं। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी जे स्कूल ऑफ आर्ट में टीचर थे, तो उस समय तलपदे जी शिक्षक थे। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी जब वहाँ पे स्टूडेंट थे तो तलपदे जी टीचर थे, तो उनकी अच्छी मित्रता हुई क्योंकि वो वेद के एक अभ्यासक थे और वेद पाठी परंपरा से थे। तो उन्होंने भी इस कार्य के बारे में जो है अपने जो लेख उनकी केसरी समाचार पत्र में छपी है वहाँ पे बताए हैं। तो तलपदे जी का जो प्रारंभिक विमान विद्या का कार्य था वो पूर्ण रूप से वेद आधारित था। तो उन्होंने वेद में जो विमान विद्या के जो मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं उनको उन्होंने एकत्रित किया और उसका अध्ययन करते हुए एक मॉडल बनाया, और इस मॉडल को उन्होंने कई प्रदर्शनियों में भी उसे प्रदर्शित किया है। जो कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हुआ था, और उसके साथ ही पाठारे प्रभु समाज की भी जो है कला विषयक प्रदर्शनियाँ जो है वो होती थी, तो वहाँ उन्होंने इसे प्रदर्शित किया। और इस दिशा में उस मॉडल को उड़ने योग्य बनाने के लिए आगे संशोधन करने की आवश्यकता थी, लेकिन समाज से और उस समय पराधीन काल में सरकार से उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिली। विमान विद्या ऐसा विषय है कि ये हमारे लोक परंपरा में उस समय जीवित नहीं था। वैदिक काल में, रामायण में, महाभारत में और यहाँ तक कि राजा भोज जी के काल के समय तक विमानों के जो है वर्णन हमें साहित्य में मिलते हैं, लेकिन लोक में ये नष्ट हो चुकी थी। तो बीज रूपी वेदों में जो है ये वर्णित है, और इस बीज रूपी विद्या को आगे रिसर्च और डेवलप करके एक प्रत्यक्ष मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी, तो वो सहयोग उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि रिक्वेस्ट किया कि आप जो कार्य किए हैं इसे समाज में
प्रस्तुत करिए व्याख्यान के माध्यम से। जी। तो तलपदे जी का एक व्याख्यान सीरीज हुआ था जिसमें उन्होंने 3 व्याख्यान प्रस्तुत किए थे। जी। तो उसमें से जो पहला व्याख्यान है वो उन्होंने पुस्तक के रूप में 1907 में मराठी में जो है प्राचीन विमान कलेचा शोध, प्राचीन विमान कला की शोध के रूप में जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। जी। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने द्वारा किए हुए कार्यों को जो है डिटेल में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद उनका कार्य जो है कुछ विशेष आगे बढ़ नहीं पाया। फिर दूसरा एक फेज आता है जो जीवन का उनका अंतिम चरण जो था, उस समय में पंडित सुब्राय शास्त्री नामक एक विद्वान जो है वो बेंगलुरु के पास अनिकेल गांव के थे। तो उन्हें जो है शंकराचार्य जी के परंपरा में उनके गुरु स्वामी भास्करानंद जी से प्राचीन वैदिक काल के जो फिजिकल साइंसेस के जो ऋषियों के जो ग्रंथ थे, जैसे यंत्र सर्वस्व का वैमानिक प्रकरण जो आज विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित है, अंशुबोधिनी हो गए जी, ऐसे कई पुराने ग्रंथ उनको कंठस्थ थे और उनकी प्रसिद्धि समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। तो तलपदे जी के जो मित्र वर्ग थे उन्होंने फिर उनसे संपर्क किया और तलपदे जी से फिर अनुमति लेकर के वो विद्वान को फिर बेंगलुरु से मुंबई लेके आए। जी। फिर ये घटना लगभग 1915 की है। तो 1915 में पंडित सुब्राय शास्त्री जी जो महर्षि भरद्वाज जी के विमान शास्त्र के एक ज्ञाता थे, वो बेंगलुरु से मुंबई आए और तलपदे जी मुंबई में थे। फिर दोनों ने मिल करके प्रत्यक्ष जो विमान का मॉडल था उसको उड़ाने के लिए जो महर्षि भरद्वाज जी ने जिस जो टेक्नोलॉजी दी है उसके ऊपर काम किया। जी। और जो हमें इतिहास में तथा लोक परंपरा में जो हमें मतलब प्रमाण मिलते हैं, 1915 से लेकर के 1917 के बीच में उन्होंने जो है एक प्रयोग मुंबई में किया था। वो प्रयोग पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था जी। परंतु ये जो कार्य है उन्होंने जो उसमें कमियां थी उसके ऊपर आगे मिल करके फिर संशोधन कार्य किया। और इसी बीच 17 सितंबर 1917 को तलपदे जी का जो है आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। और इसके कारण जो है ये एक मतलब जो कार्य शोध कार्य चल रहा था ये एकाएक जो है झटके के साथ जो है ये अचानक जो है इसे रोकना पड़ा। तो ये 1915 से 1917 के बीच में जो ये कार्य हुए हैं इसकी जानकारी तलपदे जी ने उनके द्वारा जो प्रकाशित उनकी जो अंतिम जो गुजराती पुस्तक है गुरु मंत्र महिमा, उस पुस्तक के मनोगत में और उसका एक अंतिम अध्याय के रूप में उन्होंने इस विषय को बताया है कि कैसे ये विद्वान बेंगलुरु से आए और उनके पास क्या सामग्री है और इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने इसे लिखा है। और पैरेलली पंडित सुब्राय शास्त्री जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, उस ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने अपनी यात्रा जो है और अपना ये जो प्रयोग उसके बारे में उन्होंने जो है लिखा है। ये जानकारी जो है ये वर्तमान समाज में लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल जो प्रयोग हुआ है वो 1915 से 1917 के बीच हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रयोग 1895 में हुआ था, परंतु 1895 में ऐसा कुछ प्रयोग नहीं हुआ था। वास्तविक विमान का जो प्रयोग हुआ था वो प्रायोगिक प्रयोग जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उड़ाने का वो 1915 से 1917 के बीच हुआ था। और ये जो 1915 टू 1917 आपने 1915 से 17 के बीच का जो प्रयोग बताया, इसमें वास्तविक तौर पे किया क्या गया था मतलब? जी हाँ जी, 1893 में जो पंडित सातवलेकर जी जो उस समय तलपदे जी के एक साथी थे और उन्होंने अपने जो है लेख में बताया है कि वो नियमित रूप से मिलते थे, उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित किया था। उस प्रयोगशाला में उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके वेद मंत्रों में जो विमान विद्या की जो बीज रूपी जो सिद्धांत दिए गए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं उसे, उसको उन्होंने डेसिफर किया, उसको मतलब भाष्य उन्होंने करके जो उसका जो वर्णन है उसको उन्होंने निकाला। उसके साथ ही हमारे बाकी रामायण में और महाभारत में और कुछ काव्य शास्त्रों में भी विमानों के वर्णन आते हैं। इन सब विषयों को उन्होंने इस समय में यानी 1893 से लेकर के उनकी पुस्तक पहली पुस्तक 1907 में छपी है, ये जो काल है इस काल में उन्होंने इस विषय के ऊपर मतलब बहुत ही मतलब
गहराई में जा कर के काम किया और उसको व्याख्यान के माध्यम से महाराष्ट्र में और उस समय के मध्य प्रांत, आज के मध्य प्रदेश में और गुजरात में उनकी कई व्याख्यानें हुई हैं जी। और उनके मित्रों के कहने मतलब आग्रह पर जो है उन्होंने अपने व्याख्यान का पहला जो एक 3 व्याख्यानों का एक जो श्रृंखला सीरीज हुई थी उसमें पहला व्याख्यान पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो ये एक कालखंड हो गया। और 1915 में जब पंडित सुब्राय शास्त्री जी आए तब वो जो मॉडल बनाए थे उस मॉडल को उड़ने योग्य बनाने के लिए जो जो और आगे रिसर्च की आवश्यकता थी वो विमान शास्त्र जो महर्षि भारद्वाज जी का है उसमें से उनको मिली। और वो शास्त्रों में तो लिखी हुई थी लेकिन उसको प्रैक्टिकली प्रयोग द्वारा सिद्ध करना था, तो उन्होंने वो प्रयोग प्रारंभ किया और सिद्ध करने के लिए भी एक प्रयास किया था। उसमें पूर्ण रूप से सफलता तो मिली नहीं लेकिन एक आगे वो बढ़ चुके थे और आंशिक रूप से उन्हें सफलता मिली। जो कमियां उनकी थी उस कमियों को दूर करने के लिए फिर से वो दोनों लगे और इसी बीच उनका जो स्वर्गवास हुआ वो एकाएक इस पूरे कार्य में मतलब ब्रेक लगा दिया, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये जो प्रयोग उन्होंने किया जी, क्या उसमें वो विमान कुछ हद तक उड़ पाया था या ऐसी कोई सफलता नहीं मिल पाई थी बिल्कुल भी? जी, यदि हम सही बताएं तो विमान उड़ा था कि नहीं, जो 1895 की घटना को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि 1500 फीट तक उड़ा था, लेकिन ऐसा कोई भी प्रामाणिक जानकारी अभी तक मिली नहीं। जी। तलपदे जी का जो रिसर्च जो पंडित सुब्राय शास्त्री जी के साथ मिल करके चल रहा था वो ऑनगोइंग रिसर्च था। यदि रिसर्च सफल हो तब वो इसके ऊपर लिखते, तो रिसर्च ऑनगोइंग था तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं, लेख या पुस्तक, और उनका आकस्मिक मतलब सडन उनका जो है डेथ हो गया। तो उनके जो कार्य थे वो कार्य जो है क्या हुआ कि वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो उस कार्य का जो हमें इतिहास में वर्णन मिलता है वो 2 भागों में जो है 2 अलग अलग स्थानों में गया। एक हमारे भारतीय वायुसेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एयर वाइस मार्शल सुरेंद्र नाथ गोयल जी थे, जो विमान विद्या में बहुत उन्होंने रुचि लिया और पांडुलिपियों को भी संग्रह करके जो विमान शास्त्र पुस्तक एक स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी का प्रकाशित हुआ है उस पांडुलिपि को उन्होंने उनको दिया था। और उसके साथ ही उन्होंने तलपदे जी के परिवार में जाकर के मुंबई में उनके जो कार्य थे उसको एकत्रित करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्होंने दिया था। दूसरा एक है कि उनके तलपदे जी के जो मित्र थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो बचा हुआ जो भाग था उसे उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वहाँ के म्यूजियम में उन्होंने उसे दिया था कि वहाँ पे इसका कुछ उपयोग हो पाएगा। ऐसा उनके समाज के इतिहासकार श्री प्रताप वेलकर जी ने जो है तलपदे जी के जीवनी में ये चीज़ लिखा है। जी। और हमने फिजिकल साइंस की भी बात की थी अभी कुछ समय पहले, तो वेदों में छिपे हुए बीज रूपी फिजिकल साइंस के बारे में क्या कार्य किया है तलपदे जी ने और उसको कैसे प्रस्तुत किया है? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरा समाज या कई पीढ़ी तक हम कह सकते हैं हमारा जो मतलब जो भारतीय लोग हैं वो इससे वंचित रहे हैं। तो इस विषय को हमें समझना होगा कि तलपदे जी ने वेदों से जो है बीज रूपी जो सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसको लेकर के विमान का मॉडल बनाया और आगे प्रयोग किया। महर्षि भारद्वाज जी के जो ग्रंथ हैं उसके आधार पर पंडित सुब्राय शास्त्री जी के साथ मिल करके इस बीच में जो समय जो था 1907 में उनकी पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई थी और 1915 में जो है सेकेंड फेज उनका जब पंडित सुब्राय शास्त्री जी से मिलना हुआ वो स्टार्ट हुआ था। इसी बीच 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक भी मराठी में है, ऋग्वेद प्रथम सूक्त व त्याचा अर्थ, अर्थात ऋग्वेद का प्रथम सूक्त एवं उसका अर्थ। इस पुस्तक में उन्होंने वेद मंत्र में जो विद्यमान है आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या, जिसे हम शास्त्रीय परंपरा में परा और अपरा कहते हैं जी। इस परा और अपरा विद्या जो वेद मंत्रों में बीज रूप में विद्यमान है, इसे डेसिफर करने के लिए, इसे भाष्य करने की प्राचीन ऋषियों की एक जो पद्धति थी वो पद्धति क्या थी, जिसका अवलंबन करते हुए उन्होंने जो है वेदों में से विमान विद्या को निकाला। इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली उन्होंने जो है ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के जो 9 मंत्र हैं उसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है और प्रत्येक मंत्र का आध्यात्मिक और
भौतिक विद्या के संदर्भ में 2 प्रकार के उन्होंने भाष्य किए हैं। इस भाष्य करने की पद्धति को उन्होंने डिटेल में बताया है और इसके ऊपर फिर स्वतंत्र रूप से जो है एक एक अध्याय दिए हैं। तो ये जो हमारी वेदार्थ करने की जो ऋषियों की पद्धति थी, जो इस कलियुग में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुनर्जीवित किया और उसी के आधार पर उन्होंने वेद भाष्य करके बताया कि वेद जो है समस्त प्रकार की सत्य विद्याओं की पुस्तक है, अर्थात वेदों में सत्य विद्याएं हैं। ये मोक्ष से संबंधित अध्यात्म विद्या भी हो सकता है और हमारे जीवन यापन के लिए जो भौतिक संसाधन चाहिए जी, भौतिक विद्या भी हो सकता है। और ये दोनों विद्याएं जो है वेद में बीज रूप में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के रूप में विद्यमान है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक नमूना वेद भाष्य जो है सबसे पहले उन्होंने लिखा और उस नमूना वेद भाष्य में उन्होंने प्रथम सूक्त के 9 मंत्र और द्वितीय सूक्त का पहला, ऐसे 10 मंत्रों का जो है 2 प्रकार के अर्थ किए और उसके बारे में उन्होंने विस्तार रूप से जो है समझाया है कि मैंने ये अर्थ कैसे किया, उसके प्रमाण क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेदों को पढ़ने के लिए वेदों के व्याख्याकार ग्रंथ ब्राह्मण होते थे, 6 उसके अंग होते थे, 6 उपअंग होते थे, 4 उपवेद होते थे, ये सब सहायक ग्रंथ होते थे। तो इन सब ग्रंथों की सहायता से उन्होंने जो ये पद्धति को पुनर्जीवित किया। तो इसके बारे में तलपदी जी की द्वितीय पुस्तक है, वो पढ़ने योग्य है। उसको यदि हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वेदों में से उन्होंने कैसे विमान विद्या को निकाला। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बाद वेद मंत्र के 2 प्रकार के अर्थ करने की जो हमारी जो पद्धति या जो हमारी परंपरा थी, उसके ऊपर कार्य करने वाले तलपदी जी द्वितीय व्यक्ति हैं। इस कली युग में जब हमारा वेद विद्या का ह्रास हुआ, उसको पुनर्जीवित स्वामी दयानंद जी ने किया, दूसरा कार्य तलपदी जी ने किया और तीसरा आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ है मेरी जानकारी में, जितना मैंने अध्ययन किया और इस दिशा में कार्य करने वाले पिछले लगभग 150 वर्षों में जितने विद्वान हुए हैं, मैंने उनके कार्यों को जो एकत्रित किया और अध्ययन किया है, ये दोनों विद्वान जो हैं इन्होंने ही वेदों में से सत्य विद्याओं को जाने, परा और अपरा, आध्यात्मिक और भौतिक, तो इसके ऊपर वो काम किए। तो उनकी दूसरी पुस्तक जो है बहुत महत्व की पुस्तक है। सर आपने बताया तलपड़े जी ने जो भी वेदों के अंदर छुपी हुई फिजिकल साइंस है उस पर काफ़ी कार्य किया। फिजिकल साइंस को अगर हम छोड़ देते हैं तो वेद में जो दूसरी विद्याएं हैं उनसे रिलेटेड कोई कार्य भी तलपड़े जी ने किया है? जी, तलपदे जी ने विमान विद्या के ऊपर तो कार्य किया है और वेदों में जो भौतिक और अध्यात्म जो विद्याएं हैं उसे जानने की पद्धति के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर उनकी दूसरी पुस्तक है। इसके अतिरिक्त जो है तलपदे जी ने वेदों में जो अध्यात्म विद्या है इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया है, एक मौलिक कार्य किया है, ये हम कह सकते हैं। ये कैसा है कि योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि जी का है, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जाने जाता है, इस योग दर्शन में जो सूत्र हैं उन सूत्रों का उन्होंने जो है जो पद हैं उन पद का पदानुक्रम कोश, उसका सबसे पहला निर्माण तलपदे जी ने किया है जी। तो योग दर्शन को हमें पढ़ना है तो उसमें जो पद आए हैं, जो कोश होते हैं जिसे हम डिक्शनरी कह सकते हैं, उस कोश का में जो पद हैं उसका अर्थ क्या है और ये अर्थ कहाँ से आए हैं, किस वेद मंत्र से जो है ऋषि ने इसे लिया है और इसकी व्याख्या जो है वेदों में या अन्य हमारे जो ऋषिकृत ग्रंथों में क्या है। तो उन्होंने जो है उनकी जो तीसरी पुस्तक जो है वो यही है, योग दर्शन अंतर्गत शब्दों का भूतार्थ दर्शन, और चौथी उनकी पुस्तक है मन और उसका बल। ये दोनों पुस्तकें जो हैं पूर्ण रूप से हमारी जो है अध्यात्म विद्या से संबंधित है। और जो मैंने आपको बताया कि उनकी अंतिम पुस्तक जो गुजराती पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है गुरु मंत्र महिमा। तो गुरु मंत्र महिमा अर्थात गायत्री मंत्र के ऊपर एक विशालकाय उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये भी जो है गायत्री मंत्र के रहस्य और उसके प्रभाव और डिटेल में, मतलब जो आध्यात्मिक जो जगत की यात्रा है उसकी मतलब सिस्टम क्या थी और कैसा था, ये चीज़ जो तलपदे जी ने अनुभव किया वेदाध्ययन के प्रक्रिया में, उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहराई में और बहुत व्यापक रूप से उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से फिजिकल साइंसेस के साथ साथ उन्होंने जो जीवन का मूल लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अध्यात्म का ज्ञान चाहिए या अध्यात्म विद्या जो है उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया है। तो ये जो कार्य आपने बताए ये ज़्यादातर लिखित रूप के कार्य आपने बताए जो उन्होंने किए,
लेकिन अगर हम बात करें कि फिजिकली उन्होंने कोई कार्य किया है इन चीज़ों से रिलेटेड? जी, मैंने अभी तक जो भी आपको तलपदे जी के बारे में बताया वो उनके लिखे हुए साहित्य जो हैं, जो हमें उपलब्ध हुए हैं और जिसके ऊपर हमने संपादन किया, प्रकाशन किया, कुछ अभी प्रकाशन के कार्य चल रहे हैं, वो बताया। लेकिन ये केवल लेखनी तक उनका कार्य सीमित नहीं रहा। जी। तलपदे जी ने वेद विद्या प्रचारिणी सभा नामक एक संस्था स्थापित किए थे। वो अकेले नहीं थे, उनके गुरु की स्मृति में जितने भी युवा थे और जो वेद विद्या के प्रति जो है समर्पित थे, उनको लेकर के उन्होंने वेद विद्या प्रचारिणी सभा नामक एक संस्था स्थापित की और प्रति सप्ताह जो है बैठक होते थे और वेद विद्या के ऊपर जो है चर्चा होती थी, यज्ञ आदि कार्यक्रम होते थे। इसके साथ ही जो उन्होंने वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त किया, जो विद्याओं को जानने की पद्धति को उन्होंने आविष्कार किया, उसको पठन पाठन के रूप से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वेद विद्या प्रचारिणी पाठशाला नामक एक पाठशाला की भी स्थापना की और उस पाठशाला में उन्होंने कई पुस्तकों के प्रकाशन किए। कुछ पुस्तकें उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की जब स्थापना हुई थी तो गुरुकुल कांगड़ी से भी मंगाते थे। तो एक तो वेद विद्या प्रचारिणी सभा और दूसरा वेद विद्या प्रचारिणी पाठशाला, तो ये दो संस्थाएं थी। और तीसरा जो मैंने आपको पहले थोड़ा बताया था कि उन्होंने एक प्रकाशन संस्था भी स्थापित किया, शामराव कृष्ण आणी मंडली, ये मराठी नाम है, शामराव कृष्ण एवं मंडली। तो युवाओं की जो मंडली थी, जो उनका टीम था, उस नाम से उन्होंने इसे नामित किया और इसके माध्यम से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का हिंदी से मराठी अनुवाद उनके मित्र पंडित सातवलेकर जी की सहायता से अनुवादित करते हुए उसका संशोधन एवं प्रकाशन किया। इसके साथ ही और भी वैदिक सिद्धांत के सामान्य जन उपयोगी साहित्य को उन्होंने प्रकाशित किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और वैदिक सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने कई साहित्य जो है एक सीरीज में उन्होंने प्रकाशित किया। और मैंने आपको बताया था कि वो आर्य धर्म नामक एक पत्रिका 1904 में प्रारंभ किए थे और ये पत्रिका लगभग 1909 तक प्रति माह छपती रही। इस पत्रिका के वो संपादक और प्रकाशक भी थे। तो इस प्रकार से लेखनी के साथ साथ समाज में वेद विद्या का प्रचार कैसे हो, पठन पाठन के माध्यम से ये कैसे हमारे परंपरा पुनर्जीवित हो और साहित्य का सृजन करके कैसे जो है लोक ज्ञान के रूप में हमारे वैदिक सिद्धांत जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इस प्रकार से जो है उनका जीवन जो है चलता रहा। जी, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लॉजिकल या फिर रीजनिंग लेवल पर भी उन्होंने वेद विद्या पर काम किया और फिर उसको फिजिकली ग्राउंड पर भी उन्होंने उतारा। दोनों तरीके से उन्होंने कार्य किया। जी, उन्होंने इन दोनों प्रकार से, एक तो उन्होंने अपना शोध कार्य किया और उस शोध कार्य को केवल लेबोरेटरी तक या हाई लेवल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने उसको मर्यादित नहीं किया, अपितु उसे सरल भाषा में साहित्य के रूप में एक कॉमन व्यक्ति कैसे वेद को पढ़ सकता है और वेद में जो हमारी विद्याएं जो हैं गूढ़ रूप में परमात्मा ने कैसे मनुष्य को या ऋषियों के माध्यम से आज हमें मिला है, हम उसे कैसे समझ पाएंगे, इसकी एक मतलब बहुत एक अच्छी पद्धति जो है, मेथोडोलॉजी जो है हमारे ऋषियों ने बनाई है। उन्होंने इसका पूरा परिचय हमें दिया। और एक यूनिक कार्य जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया और विमान विद्या और वेदार्थ पद्धति से भी जो आगे बढ़ के है और इस कार्य में ही सहायक है, वो ये है कि तलपदे जी के एक मित्र विद्वान थे, उनका नाम है मिनप्पा वेंकप्पा केलवाड़े। एक यूनिक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा जो तलपदे जी ने किया है, जिसे आज तक लोगों को जानकारी भी नहीं है, हमारा विद्वत वर्ग भी इससे परिचित नहीं है। और ये कार्य क्या है? ये कार्य है प्राचीन ऋषियों की स्वरांकन पद्धति जी। और इस कार्य में उनके सहायक थे बड़ोदरा संगीत महाविद्यालय के विद्वान, और वो मूल रूप से आंध्र से थे, मिनप्पा वेंकप्पा केलवाड़े। उनका नाम गोविंद शर्मा भी है जी। तो उन्होंने क्या किया कि संगीत की जो संगीत शास्त्र में हमारी प्राचीन ऋषियों की स्वरांकन पद्धति थी, और यह स्वरांकन पद्धति जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लगभग 5000 वर्षों तक जो है हमारा जो है ज्ञान धारा धीरे धीरे क्षीण होती गई, और यह विषय जो है संगीत शास्त्र में भी दिखाई देता है। तो स्वरांकन करने की जो ऋषियों की पद्धति थी उसे हमारे प्राचीन शास्त्र और वेदों के आधार पर जो है
मिनप्पा वेंकप्पा केलवाड़े जी, उपाख्य गोविंद शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी गानाचार्यमाला, और वो 3 भाषाओं में वो पुस्तक एक साथ प्रकाशित हुई, मराठी, गुजराती और हिंदी। तो तलपदे जी ने जो हिंदी पुस्तक थी उसका उन्होंने जो है संशोधन किया, और उस संशोधन को जो है गोविंद शर्मा जी ने जो है एक्नॉलेज भी किया है, उन्होंने पुस्तक में दिया भी है। और उस पुस्तक के सहायता से वेद पाठ की जो हमारी परंपरा में जो उद्वात, अनुद्वात, स्वरित आदि स्वर होते हैं, और संगीत शास्त्र के जो हमारे सप्त स्वर जो हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके वेदों के पदों के गूढ़ अर्थ को कैसे जाना जाए, यह संकेत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तिका सोवर नामक पुस्तिका में जो स्वर से संबंधित थे उन्होंने किया था। इसमें एक चरण आगे बढ़ते हुए तलपदे जी ने मिनप्पा वेंकप्पा केलवाड़े जी के सहायता से जो है उन्होंने वेद पाठ के स्वर और संगीत के स्वरों को दोनों को जो है जोड़ करके वेदार्थ में वो कैसे सहायक हो सकते हैं और वेद में जो विद्याएं हैं उसे जानने में वो कैसे सहयोगी हो सकते हैं, उसको उन्होंने जोड़ा है वेदार्थ प्रक्रिया में। और उनकी जो द्वितीय पुस्तक है उसमें उन्होंने इस विषय को प्रस्तुत किया है। तलपदे जी के बारे में आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी बताई। उनका वेदों में छिपी हुई शिक्षा को लेकर के क्या योगदान रहा उसके बारे में आपने बताया। अब उनसे जुड़े हुए कुछ मिथ्स भी हैं। जैसे आपसे अभी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि उन्होंने जो विमान का प्रयोग किया था वो 1915 से 17 के बीच में किया था, लेकिन जो समाज में प्रचलित है वो 1895 का प्रयोग है। तो इसमें सच्चाई क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और एक हिसाब से यथार्थ इतिहास लेखन के दृष्टि से इस विषय को समझना होगा। मैंने आपको बताया था कि 1915 से 1917 के बीच पंडित सुब्राय शास्त्री जी के साथ जो है तलपदे जी ने मिल करके जो विमान का मॉडल बनाया था उसे एक फ्लाई वर्दी कंडीशन में लाने के लिए उन्होंने प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, लेकिन उनका आकस्मिक स्वर्गवास होने के कारण ये एकाएक रुक गया। तो 1918 में पंडित सुब्राय शास्त्री जी ने अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि हम जो है ऐसा करना चाहते हैं। वो उस समय अकेले थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। ये चीज़ लोगों को पता नहीं है। क्यों डाला था? क्योंकि 1914 में एक एरियल नेविगेशन एक्ट आया था जी। तो उस एक्ट के हिसाब से अगर कोई ऐसा प्रयोग करता है प्रैक्टिकल विमान उड़ाने का तो उसके लिए दंड का विधान है जी। तो बहुत अनुरोध करने पर उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने सरकार के सामने किया। 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, जो सुधार कार्य हुए थे, उसके सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। तो उनको जेल से छोड़ दिया गया बहुत अनुरोध करने के बाद, और उसमें भी एक कंडीशन के साथ कि आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको गुरु परंपरा से जो कंठस्थ रूप में जो प्राचीन हमारे भौतिक शास्त्र जो फिजिकल साइंसेस के जो प्राचीन ग्रंथ थे उन्होंने प्रतिलिपि बनाई 1918 से 1923 तक, और उन प्रतिलिपियों को उन्होंने अलग अलग हमारे जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे भेजे, और मूल प्रतिलिपि उनके वंशजों के पास में थी। तो 1952 में एक घटना हुई कि ये प्रतिलिपि का प्रदर्शनी जो है, इनका प्रदर्शनी मैसूरू में हुआ एक कार्यक्रम में, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कार्यक्रम था। तो वहाँ पे ये मीडिया में हाईलाइट हो गया कि हमारे भारत में जो है ऐसे विमान वाली पांडुलिपियाँ हैं, और ये पीटीआई के माध्यम से और दूसरे विदेशी एजेंसीज के माध्यम से पूरे विश्व भर में एक मतलब हंगामा हो गया कि ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। तो उस समय मुंबई के एक गुजराती आर्य समाजी थे, उन्होंने वंदे मातरम गुजराती दैनिक समाचार पत्र में एक लेख लिखा तलपदे जी के बारे में, और उस समय उन्होंने बताया कि 1895 में विमान का प्रयोग जो है तलपदे जी ने किया था। और उस 1895 को 1952 की जो वंदे मातरम में प्रकाशित लेख को आधार लेकर के परवर्ती कालीन जितने भी विद्वानों ने काम किया है तलपदे जी के ऊपर, उन्होंने जो है 1855 को 1895 को जो है आधार लेकर के विषय प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब मैंने तलपदे जी के 3 अलग अलग आयामों के हिसाब से जब मैंने उनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया, एक जो जिस समाज से वो थे पाठारे प्रभु समाज, दूसरा जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा और जहाँ पे उन्होंने टीचर के रूप में कुछ वर्षों तक काम भी किया, जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, और तीसरा
जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ऊपर जो उन्होंने कार्य किया, वेद विद्या प्रचारिणी सभा, पाठशाला और प्रकाशन, और एक प्रकार से वो आर्य समाज से भी परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इन तीनों आयामों पे जब मैंने अध्ययन किया और मुख्य विषय जो मैंने बताया पंडित सुब्राय शास्त्री जी, तब पता चला कि तलपदे जी ने तो प्रयोगशाला 1893 में स्थापित किया था। उनका एक प्रसिद्ध आर्टिकल भी छपा था और उन्होंने पुस्तक भी 1907 में प्रकाशित किया। लेकिन प्रायोगिक प्रयोग जो है 1895 में नहीं हुआ था। जो प्रैक्टिकल प्रयोग हुआ था वो 1915 से 1917 के बीच में हुआ था। तो ये 1895 कैसे आया, तो मुझे यह पता चला जब मैंने एविएशन के ऊपर और डिटेल में स्टडी किया, तब पता चला कि 1880 और 1890 के दशक में बहुत से विदेशी और भारतीय जो विद्वान थे या जो अभ्यासक थे, उन्होंने बैलून के कई प्रयोग जो है मुंबई में किए हैं और ये इतिहास में हमें मिलता भी है जी। तो 1952 में लेखक ने उन बैलूनों के प्रयोगों को आधारित ले करके उसे तलपदे जी के साथ जोड़ करके लिखा है, ऐसा जो है हमें पता चलता है। और दूसरा विषय है कि यदि वो 1895 में किए भी होते तो फिर क्यों उस समय के समाचार पत्रों में ये नहीं छपते। लोग कहते हैं कि केसरी में छपा है, बट केसरी में जो लेख छपा है वो 1953 में छपा है। जो केसरी के संपादक जीवी केतकर जी थे और तलपदे जी के जो मित्र उनके विद्यार्थी पंडित सातवड़ेकर जी थे, इन दोनों ने केसरी में नियमित रूप से विमान विद्या के ऊपर लेख लिखे हैं 1953 में, जब 1952 का विषय आया। और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि 1895 में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ था। और स्वयं हम तलपदे जी के लिखे हुए जो पुस्तक हैं 1907 में जो प्राचीन विमान कला की शोध, जो हिंदी अनुवाद हमने प्रकाशित किया है पहले और आगे भी प्रकाशित होने वाली है, तो वहाँ पे भी वो लिखते हैं कि इस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे अभी तक यथोचित सफलता प्राप्त नहीं हुई है और मेरा शोध कार्य चल रहा है। और यदि वो 1895 में किए रहते तो अपने पुस्तकों में लिखते जी। और यहाँ तक कि तलपदे जी के कार्य जो चल रहा था, उनके समकालीन जो मराठी विद्वान हैं जिन्होंने और दूसरे हमारे फिजिकल साइंसेस के ऊपर काम किए हैं, जैसे यंत्र शास्त्र के ऊपर एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने यंत्र शास्त्र की जो है काम किया, महाविद्यालय के वो टीचर थे, सूरतकर जी उनका नाम है। उन्होंने भी तलपदे जी को एक्नॉलेज किया है अपनी यंत्र शास्त्र विषयक पुस्तक में कि तलपदे जी काम कर रहे हैं। ये लगभग 1911 में ये पुस्तक छपी थी। और रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के हिस्ट्री के ऊपर एक विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है, उन्होंने भी तलपदे जी के बारे में लिखा है। तो इन विद्वानों ने तलपदे जी के कार्य को एक्नॉलेज किया। लेकिन 1895 के बारे में कोई भी समकालीन विद्वान, समकालीन समाचार पत्र और यहाँ तक तलपदे जी ने भी अपने पुस्तक में इस विषय को मेंशन ही नहीं किया है। और मेंशन करना कोई ऐसा अपराध नहीं है। तो ये जब इसमें हम गहराई में गए, पूरा क्रोनोलॉजिकली जब हमने अध्ययन किया, तब हमें पता चला कि ये जो डेविएशन जो हुआ है वो ये 1952 के उस लेख के बाद हुआ है। तो 1895 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जब तलपदे जी की पत्नी का आकस्मिक निधन हुआ तो उनका जो ये विमान पर शोध था वो रुक गया था। तो इसमें क्या सच्चाई है? जी, ये भी एक जो है मिथ जो है हमारे समाज में व्याप्त है। लोग इस विषय में गहराई से जा कर के तथ्यों को निकालना, ऐसा कुछ कार्य नहीं करते, इधर उधर से कहीं पढ़ के सुन करके इस विषय को बताते हैं, ऐसा दिखाई देता है। पाठारे प्रभु समाज जो था वो मुंबई का एक प्रबुद्ध वर्ग था जिस समाज से तलपदे जी आते थे। और उस समय पराधीन काल में देश के स्वाधीनता आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलन में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में पाठारे प्रभु समाज की बहुत बड़ी योगदान है। तो पाठारे प्रभु समाज प्रतिवर्ष अपना सेंसस रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता था। तो 1921 की जो सेंसस रिपोर्ट हमें मिली है उसमें स्वर्गीय पंडित तलपदे जी की धर्मपत्नी जी का नाम, उनकी बेटी का नाम है। और सेंसस रिपोर्ट भी पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, ऐसा वो प्रकाशित करते थे। तो उनकी पत्नी जो है उनका नाम लक्ष्मीबाई उनका नाम था और वो उस समय जीवित थी जी। और उनकी बेटी नबूबाई उनका नाम है, वो भी जीवित थी और उनका घर का एड्रेस भी दिया गया है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास तलपदे जी के स्वर्गवास के पश्चात हुआ था। 1921 तक वो जीवित थे। तो उनकी पत्नी जी का स्वर्गवास का कोई इशू इससे संबंधित है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो मृत्यु उनके बाद हुई है। जी।
जब भी हम विमान विद्या की बात करते हैं तो 90% से भी ज़्यादा लोग वो राइट ब्रदर्स को ज़्यादा जानते हैं और तड़पड़े जी के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो ऐसा बोलना ठीक है कि राइट ब्रदर्स ने जो कार्य तड़पड़े जी ने किया था विमान विद्या को लेकर के, उसका क्रेडिट चुरा लिया? जी, ये भी एक गलत अवधारणा हमारे समाज में व्याप्त है। और क्या है कि हमारे जो कथाकार लोग हैं वो कुछ विषयों को जो है महिमा मंडन करते हैं या लोगों को उत्साही करने के लिए गलत जानकारियाँ दे देते हैं जी। और कालांतर में वो एक इतिहास भी बन जाता है। देखिए, तलपदे जी का जो विमान विषयक कार्य है जो मैंने आपको बताया वो वेद आधारित है जी। और दूसरा सहायक ग्रंथ है महर्षि भरद्वाज जी का यंत्र सर्वस्व वैमानिक प्रकरण, जो विमान शास्त्र के नाम से स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इसके ऊपर कार्य किया है। वहाँ पे भी महर्षि भरद्वाज जी जो बताते हैं कि मैं चारों वेदों में से इस विषय को निकाला हूँ, उन्होंने मंगलाचरण में दिखा। जबकि हम राइट ब्रदर्स जो हैं उनके जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तब देखते हैं कि वो दो भाई भी जो है अपना सर्वस्व त्याग किए और उन्होंने उस समय जो टेक्नोलॉजी पश्चिम में थी यूरोप और अमेरिका में, उस टेक्नोलॉजी को आधार ले करके उन्होंने विमान का प्रयोग किया। पहले वो भी विफल हुए, फिर सफल हुए। सफल होने के बाद भी कोर्ट में जाकर के उनको पेटेंट के लिए लड़ाई लड़ना पड़ा। उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो उस समय जो एग्जिस्टिंग जो इंजन उपलब्ध होते थे, जो हमारे पेट्रोल आधारित जैसे आजकल हमारे बाइक, स्कूटी या बाकी जो वाहनों में होते हैं, उस प्रकार के जो अच्छे इंजन थे उसके आधार पे उन्होंने वहाँ पे काम किया। तलपदे जी का जो कार्य था वो वेद आधारित जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेस हैं जी, जो वेदों में जो ईश्वर ने हमें बताए हैं और परवर्ती समय में महर्षि भरद्वाज जी जैसे हमारे ऋषि परंपरा में वैज्ञानिक ऋषि जो हुए हैं उन्होंने जो काम किया है वो 8 प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताए हैं जी। उसमें से एक जो है मरुत्सखा वर्ग आता है, कैटेगरी आता है, तो उसके ऊपर उनका काम था जी। और ये काम 1915 से 1917 के बीच हुआ है और 1915 की जो उनकी पुस्तक है वहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर एक अध्याय भी दिया है जो हमने 1907 वाली जो मराठी पुस्तक के साथ जोड़ करके प्रकाशित भी किया है। तो 1895 में तो कोई रिसर्च मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं और वो राइट ब्रदर्स के पास जाएगा कैसे? राइट ब्रदर्स उस समय अमेरिका में जो विद्वत वर्ग जो कार्य कर रहा था उस विद्वत वर्ग से प्रेरित होकर के उन्होंने काम किया, लेकिन हमारे लोगों ने जो है इसे ऐसा बताया कि तलपति जी का चोरी करके वो ले गए। ये बहुत ही असत्य है और बहुत गलत जानकारी है। उनका जो योगदान है आज के विमानन क्षेत्र में वो भी एक मौलिक कार्य है और उन्होंने इसके लिए अपना पूरा सर्वस्व त्याग दिया। एक भाई का तो विमान दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया और दूसरा भाई भी पूरा जीवन भर कार्य किया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये हमारा जो एविएशन टरबाइन फ्यूल जो ईंधन होता है वो आपको पता ही है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा मतलब वो लिमिटेड हमें रिसोर्सेज के रूप में उपलब्ध है, जबकि हमारी जो तलपति जी ने जो विमान विद्या के ऊपर काम किया वो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज था, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य, सनलाइट हो गया और इसके बारे में उन्होंने संक्षिप्त में लिखा भी है। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी थी दोनों सभ्यताओं से निकली हुई थी। एक उस समय की वहाँ की जो पश्चिम की सभ्यता है या जो इसे हम अगर गहराई में कहें तो जो वहाँ का जो मतलब सिविलाइजेशन का जो पैराडाइम है अब्राहमिक रिलीजन को आधारित करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप है जिसे हम आज समय में यूज करते हैं। और हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो शाश्वत ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर आधारित थी, वेदों के ऊपर आधारित थी और उस दिशा में आगे महर्षि भरद्वाज जी के विमान शास्त्र के ऊपर आधारित थी। तो ये दोनों कभी क्लब नहीं हो सकते। आज की भाषा में कहें तो हमारा मेडिकल साइंस जैसे आयुर्वेद है और वहाँ का मेडिकल साइंस एलोपैथिक है, तो ये दोनों के अलग अलग सैद्धांतिक आधार है और अलग अलग दृष्टियाँ हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी दोनों की सैद्धांतिक आधार अलग थी और इसे जोड़ा नहीं जा सकता। एक और मिथ जुड़ा हुआ है तड़पड़े जी के साथ में। बहुत से लोग कहते हैं कि वो आर्य समाजी थे और वो आर्य समाज के सदस्य थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये भी एक मतलब महत्वपूर्ण विषय है। जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो हमें जो है विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यह तो मतलब
मैंने आपको बता दिया, और मैं क्या बताऊं, तलपदी जी के साहित्य को जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए जो प्राचीन ऋषियों की जो हमारी पद्धति थी, उस पद्धति में चलते हुए उन्होंने कार्य किया। तलपदी जी एक सदगृहस्थी थे, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, उनकी धर्मपत्नी जी भी थी, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज था। लेकिन जो ये कहा जाता है कि तलपदी जी आर्य समाजी थे, जब मैंने आर्य समाज का इतिहास का अध्ययन किया, काकड़वाड़ी आर्य समाज में भी गया, तो वहाँ पे तलपदी जी की कोई भी सामग्री नहीं मिली, और मेरे से पहले भी जो लोगों ने कार्य किया है वहाँ तलपदी जी का कोई वर्णन है नहीं। तलपदी जी वास्तव में आर्य समाज के पैरेलल वेद विद्या प्रचारिणी सभा नामक एक संस्था स्थापित किए थे, और उस संस्था के माध्यम से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें वैदिक शिक्षा जो दिए हैं, जो हमारी ऋषियों का ज्ञान हमें दिए है, वो उसका प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने पाठशाला भी स्थापित किया, एक प्रकाशन संस्था भी स्थापित किया जी। तो वो आर्य समाज में भी जाते थे। ऐसा जो है उस समय के कुछ विद्वान जब वो आर्य समाज में गए थे तो तलपदी जी से मिले थे, और वो तलपदी जी ने उन्हें आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग के बाद अपने घर में भी लेकर के गए थे। वो थे गुरुकुल कांगड़ी के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक ताराचंद गाजरा जी, जो मूल रूप से सिंध प्रांत के निवासी थे, और परीक्षा देने के लिए वो मुंबई में आते थे। मुंबई यूनिवर्सिटी से जो है उनका एफिलिएशन था। तो उन्होंने अपना एक जो है अनुभव जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो ये बताया है। तो आर्य समाज के इतिहास में तलपदी जी की जानकारी नहीं मिलती। तलपदी जी स्वतंत्र रूप से आर्य समाज के पैरेलल जो है वो काम किए थे, लेकिन कार्य की दृष्टि से देखें तो दयानंद का कार्य ही था वो। और स्वामी दयानंद जी का जो पहला जो मराठी अनुवाद हुआ है सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का, वो आर्य समाज ने नहीं अपितु तलपदी जी ने किया है। और सामराव कृष्ण आणी मंडली जो प्रकाशन संस्था है तलपदी जी ने स्थापित किया था, उन्होंने इसे प्रकाशित किया है। तो डायरेक्टली तलपदी जी आर्य समाजी थे ये कहना जो है न्याय संगत नहीं होगा। तलपदी जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वास्तविक सच्चे शिष्य थे, और उन्हीं के बताए मार्ग पे एक गृहस्थी होते हुए भी उन्होंने संस्कृत अध्ययन किया और वेद विद्या के ऊपर संशोधन किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जहाँ तक कार्य किए थे उसमें एक चरण वो आगे भी बढ़े जी। तो ऐसा इतिहास में बहुत कम ही लोगों ने किया है, उस श्रेणी में तलपदी जी थे। विजय जी, आपने सारे मिथ्स के बारे में बताया कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, लेकिन अगर हम तलपड़े जी के विमान शोध की या विमान शिक्षा की, विमान विद्या की बात करें तो आज के युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है और युवाओं को इससे क्या सीखने को मिल सकता है? जी, ये एकदम मतलब पिन पॉइंटेड, बहुत ही मतलब आपने एक गंभीर प्रश्न पूछा है जी। जब आज विमानन जो है एविएशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है, हम जो है स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, फिर तलपदी जी का विमान विद्या का आज प्रासंगिकता क्या है? तो हमें इस विषय को समझना होगा कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने में उपलब्ध है वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है जी। वो 100 वर्ष, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष तक चल सकता है शायद। लेकिन तलपदी जी ने जो विमान विषय कार्य किया वो दो प्रकार की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है कि आजकल एक विषय चलता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, अर्थात वो शुद्ध रूप से भारतीय ज्ञान जो हमारी संपदा और उसकी जो परंपरा थी उसको आधारित करके है। तो हमारे पूर्वजों ने जो विमान के बारे में बताया है रामायण में, महाभारत में और परवर्ती साहित्य में जो हमें उसके जो संकेत या संदर्भ मिलते हैं, उसे एक पराधीन काल में जो है उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का कार्य तलपदी जी ने किया। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो जिसके ऊपर काम किया उसमें जो एनर्जी सोर्स था वो नेचुरल एनर्जी सोर्स था। अभी पश्चिम में नेचुरल एनर्जी सोर्स आधारित विमान के बारे में कोई ज़्यादा कार्य नहीं चल रहा है। केवल स्विट्जरलैंड में एक वैज्ञानिकों का वर्ग है जिन्होंने सोलर इम्पल्स नामक एक छोटा सा विमान बनाया है और आपको पता होगा वो विमान पूरे पृथ्वी का एक जो है चक्कर भी लगा चुका है। तो उनका जो ये विमान बनाने का प्रयोजन है कि हम कैसे नैसर्गिक ऊर्जा को यूज करके जो है आगे विमानन के क्षेत्र में बढ़े
और पूरा विश्व इस दिशा में चिंतन करे। क्योंकि आज जो ईंधन हम यूज करते हैं, एक तो वो पर्यावरण को बहुत मात्रा में प्रदूषित करता है। जो कार्बन फुटप्रिंट की हम बात करते हैं, सबसे अधिक जो है ओजोन लेयर में वो क्षति करता है, और ये वैज्ञानिक मतलब आंकड़े हैं इसके। दूसरा ये है कि ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, और हमारी जो ईंधन सोर्स थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, वो ऐसी थी कि जब तक ये सृष्टि है तब तक वो अपने आप चलती रहेगी। तो तलपदे जी ने जो ऋषियों की जो एकदम दूरदृष्टि जिसे कहते हैं, उसको पकड़ते हुए उस दिशा में कार्य किया। तो ये जो है प्रासंगिकता आज उसकी है, और अभी विश्व जो है नेचुरल एनर्जी सोर्सेज की ओर आने के लिए जो है कार्य कर रहा है, या चिंतन अभी प्रारंभ किया है, और वो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व जो है इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर चुके थे। दूसरा एक विषय है हमारे युवाओं के लिए, इस विषय से क्या सीख लेनी चाहिए। तो हमें समझनी चाहिए कि जब पराधीन काल में भी हम कोलोनाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा प्रभाव था, उससे वंचित रहते हुए हमारे मूल ऋषियों की ज्ञान प्रणाली में जा कर के इस विषय को निकाल के प्रस्तुत किए, तो आज जब हमारी एक ग्लोबल आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो ऐसे में हमें अपने पूर्वजों के किए हुए इस कार्य को समझते हुए, इसकी महत्व को समझते हुए, एक तो अपने आप को अपडेट करना होगा, और जो हमारी प्राचीन जो ज्ञान धारा रही है, जो हमें विश्व गुरु या सोने की चिड़िया जिसे हम कहते हैं, उस स्थिति तक पहुंचाई है, उस ज्ञान धारा को जो है तलपदे जी ने जाना और उसको प्रस्तुत किया। उसे समझने के लिए जो साहित्य की आवश्यकता है, उस साहित्य का सृजन भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से वो आज पूरे युवा वर्ग के लिए एक विषय है कि हम जो है अपनी ज्ञान धारा को जानें, और कैसे हमारे पूर्वजों ने इस ज्ञान धारा को जो है डेवलप किया, और कैसे विश्व कल्याण के लिए, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के कल्याण के लिए इसे प्रस्तुत किया। इस विषय को हमें समझना चाहिए, और इस कार्य को हम समझते हुए आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल। विजय जी, आपसे बात की तड़पड़े जी के बारे में, उनका क्या शोध रहा विमान विद्या को लेकर के, और युवाओं को उससे क्या लाभ हो सकता है, इन सभी के बारे में आपसे चर्चा की। ये चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी दूसरे पॉडकास्ट पर और डिटेल्ड चर्चा हम विमान शास्त्र पर या फिर विमान विद्या पर कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके इस मंच में निमंत्रित किया, और जो हमारे पंडित शिवकर बापू जी तलपदे जी ने जो कार्य किया है, उस विषय को प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया। मैं आपका और आपके पूरे टीम का आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।